आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल पे मैं आपके साथ शुभम दीक्षित। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसी मुहिम को लेके आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए इटावा के मुख्य शास्त्री चौराहे पे मौजूद है, जहां पे मजदूरों का उमड़ी भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कितने लोग यहां पे हैं, पेट भरने के लिए यहां पे मौजूद रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय राठौर। ये बताइए, आप इतनी भीड़ में आपको मालूम नहीं है कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है? ये मालूम है। तो फिर क्यों इतनी भीड़ लगाए हुए हो? पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए? यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? सीलू सिंह। सीलू सिंह, कितनी भीड़ आप लगाई हुई है, क्या कहना चाहते हो? अब अपने परिवार को पालने के लिए आना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें, जान देखें या बच्चों को देखें। अगर कोरोना को देखते तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। सरकार तो पैसे दे नहीं रही है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो अपनी सुविधाएं बढ़ाए और पब्लिक को आराम दे। ये मजदूर क्या करेंगे? किसी के पास खेत नहीं है, घर नहीं है, रहने को कोई झोपड़ी डाल के रह रहा है। और मोदी तो आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन ये मजदूरों की तरफ कोई नहीं देख रहा है। इनको तो बस यहाँ से काम पे 400 रुपए के ले जाएंगे, शाम को 6 बजे तक काम करवाएंगे, मारेंगे भी। ना ये है कि सरकार मजदूरों के लिए कोई बिल्कुल नहीं। मोदी योगी दोनों लोग ही कोई काम नहीं कर रहे पब्लिक के लिए, खासकर मजदूरों के लिए। जगह भी नहीं है खड़े होने के लिए। मजदूर सर नमस्ते। मैं तो ये कहूँगा सर, बड़ी दूर से आते हैं, कोई मजदूर यूनिटी में सरकार ने हम लोगों को कोई नहीं दी। मैं 2015 से मैं यहाँ चौराहे पे काम कर रहा हूँ। हम यहीं चौराहे पे खड़े रहते हैं, यहीं से काम में तपते और चले जाते हैं। आज तक ना हमारे लिए बैठने के लिए यहाँ पर कुछ है, ना ही पानी पीने के लिए कुछ है। अगर प्यास लगे तो उधर जाना पड़ता है। आपको मालूम है काफ़ी लोगों की मौत हो रही है कोरोना को लेके? यस। फिर भी आप लोग इतनी भीड़ लगाएं। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, एक जागरूकता अभियान प्रशासन चला रहा है। सर कर तो रहे हैं, जहाँ तक की बचत है, कोरोना का बचत करने के लिए जहाँ तक होता है उतने बचत करते हैं। जिसके समझ में नहीं है वो नहीं करते, जिसके समझ में है वो करते हैं। जैसे हम हुए, जैसे नहीं कुछ लगाए हैं मास्क और कुछ नहीं लगाए, जिसे मालूम है वो लगाए है, जो नहीं समझता वो नहीं लगाए। आपको मालूम होना चाहिए कि धारा 144 लागू आचार संहिता भी लगी हुई है। 4 लोगों से ज़्यादा कोई खड़े नहीं हो सकते हैं। यस सर, मजबूर हैं सर, कहाँ करें सर। मुझे मालूम है हम लोग 4 से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते चौराहे पे, गली में भी नहीं खड़े हो सकते। मगर सर पढ़े लिखे हैं नहीं, मजदूरी की तो करनी है, हमें पेट तो पड़ना ही है। मास्क को देखें, मास्क भी देखते हैं, बच्चे देखते हैं, सब देखना पड़ेगा। हम लोगों से घर वालों की आस लगी है, यहाँ आते हैं तभी जाके 4 रोटी मिलेंगी। मगर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है इस चौराहे पे। और ना मजदूर यूनिटी को कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं है। 300 साढ़े 300 रुपये में ले जाते हैं, सुबह और शाम तक 7 बजे तक काम कराते हैं और तब छोड़ते हैं सर। आइए, हमारे साथ और भी मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सतीश नाम है मेरा। आपको मालूम है धारा 144 लागू है, फिर भी आप लोग इतनी एकजुट होकर खड़े हैं जी। क्या कोरोना डर नहीं है आपको? कोरोना से डर सबको लगता है जी, लेकिन हम अगर यहाँ नहीं इकट्ठे होंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? 3 बच्ची, एक बीवी है मेरी। हम शाम को अगर ऐसे ही लौट के जाएंगे तो बीवी बच्चे क्या खाएंगे? पेट भर रहे हैं, उनको तो भरेंगे। हम मर जाएंगे तो मर जाने दो मुझे, लेकिन बच्चे तो सुरक्षित, उनको तो खिलाएंगे जाके। हम दिन में आते हैं यहाँ, हमारा वीडियो बना, इनसे डरें, कोरोना से डरें कि बच्चों का पेट पालें। क्या क्या करें आप बताइए? मास्क भी लगाना चाहते हैं हम भी, मुझे भी डर लगता है कि कोरोना से मर जाएंगे। धारा 144 लागू है, उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं आप लोग? उल्लंघन इसलिए कर रहे, पेट के खातिर बच्चों को पालना है। ये उल्लंघन नहीं कर रहे, उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन मजबूरियां हैं। ये मजबूरियां हैं कि मजबूरी नहीं करेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कश्यप अनिल कुमार है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, अहमदाबाद का, गांधीनगर। मास्क लगाइए आप पहले, ये लगाइए। हाँ मैं लगा सकता हूँ सर, किसी बात नहीं। इस प्रकार से धारा 144 लागू हुए है इटावा में। बाबूजी, आचार संहिता चुनाव का टाइम है, लेकिन आप लोग एकजुट होकर इतनी भीड़ लगाए हुए हैं। बाबूजी क्या दिखाना चाहते हैं कि हम में कोरोना का डर नहीं है? डर तो कहाँ से रहेंगे बाबूजी, बच्चे कहाँ से पालेंगे? आप ही सोचिए पहले बात को कि मोदी जी ने मेरा वीडियो बना जाए, मोदी को भेजा जाए गांधीनगर में। मैं वही गुजरात का हूँ रहने वाला, मैं कच्ची बात नहीं कर रहा। वीडियो बना के भेजा जाए उन्हें कि गुजरात में सुविधा जो करी है यूपी में क्यों नहीं करी सुविधा? वो क्यों नहीं करी सुविधा? बच्चे कहाँ से पालना? बस लगा दो मास्क, लगा दो मास्क, बस नोटबंदी कर दो, ये कर दो, कर दो। बच्चे कहाँ से पालेंगे हम? मोदी जी ने जो गुजरात में व्यवस्था करी है वो यहाँ क्यों नहीं करी? धारा 144 लागू है, आचार संहिता लगी हुई है। आप मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से भी खड़े हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप एकजुट होकर इतनी भीड़ लगाए हैं। बाबू क्या प्रशासन को, मतलब प्रशासन की बात को बिल्कुल भी नहीं? प्रशासन खुद ही कमजोर है। प्रशासन अपना पेट भर रहा है, प्रशासन। और क्या, हम तो साफ मीडिया बोल रहे हैं, प्रशासन अपना पेट भर रहा है। बोले ये है वो है, क्या है, जो है वो तो करो।
क्या मांग करते हैं सरकार से आप? मांग से सरकार यही है कि हमें तो बस कोई पेट भरना है हमेशा। बस सरकार तो बोल रही है कि ये बीमारी वो बीमारी है तो है बीमारी का तो इलाज तो करो उसका। ठीक है, गरीब मर जाए। आपने देखा है कि किस प्रकार से इटावा में जो शास्त्री चौराहे पे मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए रोज़ यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। उनका साफ तौर से यही कहना है, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, मजदूरों के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी कानून नहीं बनाए गए हैं। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? अब देखना ये होगा कि प्रशासन की अपील की कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ रही हैं, लेकिन मजदूर भी एक तरह से कोरोना का डर देख के नहीं घबरा रहा, क्योंकि अगर मजदूर कोरोना देखेगा तो अपने परिवारों को नहीं पाल सकते। कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। उद्योगों के पहिए घूमे, उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है। अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है, अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभा, दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सभी नागरिक हों खुशहाल, अथक प्रयासों का प्रतिफल है सुधर रहा यूपी का हाल। हम कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात। विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हम खड़े हैं राजगढ़ जिले के पचोर शहर में, जहां हमारे साथ है विकास जी। विकास जी रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले व्यक्ति हैं। ये फल फ्रूट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किंतु कुछ समय पहले इनके साथ जो हुआ वो घटना जानकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इस देश के अंदर गरीब होना पाप है क्या, मेहनत से रोजी रोटी कमाना पाप है। विकास जी के साथ जो हुआ है, आइए हम उन्हीं की ज़बानी उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास है। तो क्या काम करते हैं आप? मेरा फल फ्रूट का व्यवसाय है, मैं व्यापारी हूँ। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था आपका, जो कि गाड़ी रोड पे पलटी खाई थी अंगूर की, उसमें आप ही थे? हाँ, मैं ही था। क्या घटना हो गई थी आपके साथ? हम नासिक से लेके पचोर फ्रूट अंगूर लेके आ रहे थे। हमें सुबह मंडी टच करना था, क्योंकि कच्चा माल रहता है तो हमें मंडी पे आना रहता है टाइम से। अच्छा 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 तो ये स्थिति रहती है। तो हम शाजापुर आए थे, वहाँ अचानक से 4 पुलिस वाले जी
अचानक से गाड़ी के सामने आ चुके थे, तो जिससे वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। अच्छा, मतलब अचानक से एकदम गाड़ी सामने आ गई होगी, आप लोगों ने ब्रेक मारा होगा, रुक नहीं पाई गाड़ी, कंट्रोल नहीं हो पाई, तो गाड़ी पलट गई। पलट गई अचानक से क्योंकि अगर उन्हें पुलिस अचानक से उन्हें बचाने के चक्कर में वो अचानक से आ गए, अच्छा तो उन्हें बचाने के चक्कर में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ के गिर गए, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं बचाते तो उनकी मृत्यु पक्की थी, अच्छा, गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती। हमने खुद के ऊपर वो चीज़ लेके उनको बचाया। मतलब लापरवाही तरीके से वो लोग गाड़ी चलाकर एकदम सामने आ गए। पीछे से अचानक से आ गए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो आपका बड़ा भारी नुकसान हुआ होगा। मेरा 2.5 लाख रुपए का नुकसान है उसमें। पूरी गाड़ी में अंगूर था, पूरी गाड़ी में अंगूर था, पूरा बेकार हो गया। प्लस 50,000 रुपए के उसके अंदर बारदान थे, कैरेट, वो सब टूट गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। टूट गए। हाँ किसी को चोट वगैरह भी आई थी। हाँ, मेरे ड्राइवर साहब को चोट आई थी, मैं सेफ रह गया था। अच्छा, आपको कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर को चोट लगी है। उसके बाद पुलिस वाले जो एकदम सामने आ गए थे, वो रुक के उन्होंने आप लोगों की मदद की होगी। नहीं करी, उन्हें मदद नहीं करी, वो चले गए थे अचानक से। वो वहाँ नहीं रुके, सीधे चले गए, देखने के बाद भी कि गाड़ी पलट गई है। मतलब कोई व्यवस्था नहीं हो पाई पुलिस की तरफ हाँ, से, कोई मदद व्यवस्था नहीं हो मिली पाई। है। अचानक से किसी नहीं, कोई हम ही संभले और हम ही उठे। तो आप अंगूर कहाँ से लाते हैं। हम नासिक से, महाराष्ट्र से लेके आते हैं। अच्छा, ये 1-2 दिन छोड़ के हफ्ते में एक बार। नहीं, डेली आता है, डेली ही आता है। डेली का काम है हमारा, व्यवसाय है हमारा, क्योंकि हम डेली लाएंगे तो ये पचोर नगर जिला राजगढ़ में व्यवसाय होगा, एक हर घर में फल फ्रूट पहुंचेगा। अगर हम नहीं लाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट 90 में सब चीज़ बंद है, सिर्फ फल सब्जी ही इंसान खाकर जी रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लॉकडाउन में फल सब्जी का ही व्यापार खुला हुआ है सिर्फ। बाकी सब बंद है। वो भी अपने नरेंद्र मोदी और शिवराज जी चौहान ने इतना करा है कि इनको परमिशन दिए थे कि परिवार वाले अपना पालन पोषण कर रहे हैं, और एक छोटा परिवार अपना व्यवसाय करके जी रहा है। तो आप जो है कहाँ से लाते हैं माल। हम नासिक महाराष्ट्र से। नासिक महाराष्ट्र से यहाँ तक जब माल लेके आप लोग आते हैं तो आप लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता नहीं, है। हम वहाँ यहाँ से गाड़ी बगीचे से भर के चलते हैं, वहाँ से हमें पचोर तक सामना करना पड़ता है। मतलब किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं आपको, एंट्री वगैरह देना रहती है या कुछ और। मतलब हम महाराष्ट्र से जब चलते हैं तो हमें 10,000 रुपये एंट्री के रखने पड़ते हैं, जिसका कोई उद्देश्य कोई मतलब नहीं है, पर हमें ऐसा एंट्री देनी पड़ती है जैसे हम स्मगलिंग का सामान लेके आ रहे हैं और फटाक से हमें पैसे दे के बाहर हिटना है। मतलब जब भी हम वहाँ महाराष्ट्र से माल लेके निकलते हैं तो रास्ते में हमें जगह जगह पर पैसे बांटते हुए आना 20 पड़ता किलोमीटर है। पर पैसे डांटने, किसी को 100, किसी को 200, किसी को 500 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ही वसूली की जाती है। हाँ बिल्कुल, इनलीगल तरीके से कोई हाँ, रसीद illegal वगैरह है। कुछ नहीं, भी नहीं। इसमें कोई बड़े अधिकारी नहीं, ये छोटे मोटे ये पुलिस वाले रहते हैं ना, भाई छोटे मोटे परेशान करते हैं, जिसकी खबर उनको ऊपर तक नहीं है। अच्छा, जिसकी वो रसीद भी नहीं देते अपन कुछ को। भी नहीं, बस पैसे दो और निकल जाओ। यदि आप पैसे नहीं देते उनको तो 2-2 घंटे तक परेशान करते हैं, ये कागज बताओ, वो कागज बताओ, मार्क्स नहीं लगा रहा, मार्क्स लगाने के बाद भी तुमने ये वाला मार्क्स नहीं लगा रखा था, बेल्ट लग रहा था तो ये नहीं करा था, और बेल्ट लग रहा है तो ये गाड़ी पे लाइट क्यों नहीं है। अगर उन्हें पैसा दे दिया तो भले आप बिगर कागज की गाड़ी ले जाओ। तो इससे अच्छा आप लोग ये समझते हैं कि 200 रुपए दे करके चुपचाप निकल लिया जाए, वरना माल खराब ना हो। अच्छा अच्छा, कच्चा माल रहता है गाड़ी के अंदर। 12 घंटे में अगर उसकी बिक्री ना करें तो अगले दिन वो माल खराब हो जाता है। अच्छा, ये आप लोगों की व्यवस्था है कि अगर पैसा देकर नहीं निकलेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, तो हो सकता है आपका माल खराब हो जाए। और गाड़ी के अंदर लगभग कितने रुपए का माल होता है। 2.5 लाख रुपए का माल। 2.5 लाख रुपए का माल होता है। तो 2.5 लाख रुपए की माल को बचाने के लिए मजबूरी है आप लोगों की कि 2-5 हज़ार अगर बिकते हैं। उसका कारण भी ये है ना, क्योंकि 4 घंटे के अपन को लॉकडाउन खुला मिल रहा है। 4 घंटे में अगर हम लेट हो गए तो बेचारा ठेले वाला क्या बेचेगा, हम उस माल को कहाँ बेचेंगे। उस माल को हम रख लेंगे तो वो सड़ जाएगा, हमारे लिए वो 2 रुपये का नहीं रह बचेगा। फिर हमें उस 4 घंटों को कवर करने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है। तो जो माल आपका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर रोड पे बिखर गया सारा, 2.5 लाख रुपए का माल आपका रोड के ऊपर बिखर गया, पूरा खत्म हो चुका था, वो पूरा खत्म हो गया। 2.5 लाख का माल वहाँ से आप कुछ भी उठा करके वापस नहीं ला कुछ भी नहीं पाए। लाए। 2 2 लाख अंगूर है, कच्चा अंगूर नहीं होता नहीं, है। पूरा दाना दाना हो गया था, जैसे अंटी हो जाती है ना, पूरा पानी पानी हो गया था, उसके अंदर तो पानी रहता है, 12 घंटे में ऑटोमेटिक खराब हो जाता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे देश के सरकार को, प्रशासन को, शासन को। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से और शिवराज जी चौहान से और बाकी पूरे देश की प्रदेश जितनी सरकारें हैं, जितना प्रदेश है, सबसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक छोटे व्यापारी का ध्यान रखें। हर एक व्यापारी ईमानदारी से और मेहनत से पैसा कमा रहा है। ये छोटे मोटे पुलिस वाले, बड़े बड़े नहीं, छोटे मोटे पुलिस वाले, जिनको बड़े बड़े अधिकारियों को तो इनके बारे में पता भी नहीं है, ये छोटे मोटे मतलब हर रोडों पे खड़े हुए हैं, बिगा वर्दी पेन का डंडा दिखाते हैं, मारते हैं। अगर उन्हें 500 मांगे तो 500 देने पड़ते हैं, 100 मांगे 100 देने पड़ते हैं, मतलब अगर नहीं दो तो मारते हैं। ये ऐसी स्थिति है और हमें हमारी मजबूरी है कि हमें हमारा माल हमारे ठिकाने पर पहुंचाना रहता है। नहीं पहुंचा हो तो हमें पूरा लॉस हो जाता है। इससे अच्छा हम ये समझते हैं कि 100, 200, 500 द्वारा बांटा जाए और 10,000 रुपये, 5,000 रुपये हम बांट कर हमारे ठिकाने पे पहुंचते हैं और हमारा माल का बिक्री करते हैं। पर हमारे दिल से पूछो, हम वो 5,000 रुपये बांटते हैं, हमारी मेहनत में से बांटते हैं। सबको बांटने के बाद हमारे 1,000, 2,000 रुपये कमाते हैं, जिसके लिए हमारी दुकान पे जो काम करते हैं वर्कर और हमारा पूरा परिवार उन 1,000, 2,000 रुपये में पलता है।
मिनिमम हर इंसान के हिस्से में 500 और 400 रुपये आते हैं, पर उन 400-500 को हम कमाने के लिए कम से कम 10,000 रुपये बांट के आते हैं। एक तो लॉकडाउन, वैसे ही आर्थिक व्यवसाय की कमर टूटी हुई है, ऊपर से इतना बड़ा नुकसान। हाँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ आपसे कि मेरे साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ नहीं हो। हर एक व्यापारी, सब्जी वाला हो, फ्रूट वाला हो या किराना व्यापारी हो, हर व्यापारी इसी लॉकडाउन में जुड़ा हुआ है। सब ईमानदारी से मेहनत से पैसा कमा रहे हैं इन 4 घंटों में। मैं नरेंद्र मोदी सरकार एवं शिवराज जी से ये चाहता हूँ, विनम्र विनती है मेरी, कि जो मेरे साथ हो आगे चल के किसी व्यापारी हो, किसी गरीब इंसान के साथ ना हो, क्योंकि कौन इंसान कैसे पूंजी वेली करके कैसे व्यापार कर रहा है इस स्थिति में वो जानता है। ये बिल्कुल रोड पर अन्याय हो रहा है, इसको बिल्कुल संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई की जाए। और मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैंने उस दिन आवाज़ बुलंद करी और इस देशवासियों ने मुझे प्रेम दिया इस वायरल वीडियो के भरोसे, मैं नहीं जानता था कि मुझे पूरा देश में इतना सपोर्ट मिलेगा। मुझे पूरा देश ने सपोर्ट करा। सोशल मीडिया ने आपकी आवाज़ बुलंद की। हाँ बिल्कुल सोशल। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हम खड़े हैं राजगढ़ जिले के पचौर तहसील में। पचौर तहसील के अंदर कुछ युवाओं ने मिलकर एक अनोखी पहल की है। उन्होंने नेकी की दीवार बनाकर ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश की है। हम सबके बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़रूरत की चीज़ें बहुत अधिक होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये नेकी की दीवार शुरू की गई है। इसका माध्यम, इसका उद्देश्य मेन ये है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके। जिनके पास ज़्यादा है, जो बेकार पड़ा हुआ है, जो यूज़ नहीं हो रहा, ऐसी चीज़ें वो ला करके यहाँ नेकी की दीवार पर रख सकते हैं, और जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, वो यहाँ से उठा करके अपने घर ले जा सकता है। ऐसे ही कुछ लोग जिन्होंने नेकी की दीवार शुरू की हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग और कोई अपील करना चाहते हो, देश के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं देश के नौजवानों को? ये आपके चैनल पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग इस मोहल्लों के लोग ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो नेकी की दीवार, जो हम कपड़े, राशन और बच्चों के खिलौने, जैकेट, मतलब सीजनेबल चीज़ें भी हम यहाँ से देते हैं, तो देश के किसी भी हिस्से में आप कपड़े लेके या राशन लेके, ज़रूरत की चीज़ें जो भी होती हैं वो दे सकते हैं। जैसे हमने अभी लॉकडाउन में, अभी वापस से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, पिछली साल लॉकडाउन में हमने राशन किट बांटी थी। 1,000 रुपये का राशन उसके अंदर रखा था, ताकि गरीब का जो है चूल्हा जलता रहे। एक गरीब आदमी जो रोज़ लाता है, रोज़ खाता है, वो बंद हो जाता है, उसको हमने देने का काम शुरू किया। उसके अलावा अभी हमारा एक प्लान है कि ईद के मौके पे या किसी भी ऐसे त्यौहार के मौके पे जो गरीब लोग खरीद नहीं, बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद पाते, जूते नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए भी हम जो है यहाँ से इस नेकी की दीवार के माध्यम से कलेक्शन करते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करते हैं और देने की कोशिश करते हैं। अभी जो रमज़ान शुरू हुआ है, तो रमज़ान में हमने 1,000 रुपये का 100 किट, राशन किट बना के और लोगों को बांटने का काम का एक प्लान, योजना बनाई है, और इस योजना को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये 15 दिनों के अंदर इस योजना को चलाएंगे, और लोगों से अपील करते हैं कि वो इस नेकी की दीवार के माध्यम से हमें राशन किट के लिए सामग्री दें, पैसा दें और लोगों की ज़रूरत को पूरा करें। जब हम लोगों को देखने, वो ज़रूरतमंद लोगों को देखने के लिए जाते हैं, तो उसमें हम किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करते। वो गरीब तो गरीब होता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको उसको पहुंचाते हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी इस नेकी की दीवार को देखा, समझा, और पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल का मैं यहाँ से पूरे सिकंदरी मस्जिद और शमशान रोड के लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत शुक्रिया कि इस तरह के जो है नेकी की दीवार, इस तरह के प्रोग्राम देश के अंदर, अलग अलग गलियों के अंदर, मोहल्ले के अंदर शुरू हों। ऐसे युवाओं की सोच पर किसी भी देश के लोगों को गर्व होगा। मैं विक्रांत राजवंश, कैमरामैन हनीफ मंसूरी के साथ। आप लोग और कोई अपील करना चाहते हो, देश के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं देश के नौजवानों को? ये आपके चैनल पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग इस मोहल्लों के लोग ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो नेकी की दीवार, जो हम कपड़े, राशन और बच्चों के खिलौने, जैकेट, मतलब सीजनेबल चीज़ें भी हम यहाँ से देते हैं, तो देश के किसी भी हिस्से में आप कपड़े लेके या राशन लेके, ज़रूरत की चीज़ें जो भी होती हैं वो दे सकते हैं। जैसे हमने अभी लॉकडाउन में, अभी वापस से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, पिछली साल लॉकडाउन में हमने राशन किट बांटी थी। 1,000 रुपये का राशन उसके अंदर रखा था, ताकि गरीब का जो है चूल्हा जलता रहे। एक गरीब आदमी
जो रोज़ लाता है, रोज़ खाता है, वो बंद हो जाता है, उसको हमने देने का काम शुरू किया। उसके अलावा अभी हमारा एक प्लान है कि ईद के मौके पे या किसी भी ऐसे त्यौहार के मौके पे जो गरीब लोग बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद पाते, जूते नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए भी हम जो है यहाँ से इस नेकी की दीवार के माध्यम से कलेक्शन करते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करते हैं और देने की कोशिश करते हैं। अभी जो रमज़ान शुरू हुआ है तो रमज़ान में हमने 1000 रुपए का 100 किट राशन किट बना के और लोगों को बांटने का काम का एक प्लान योजना बनाई है और इस योजना को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये 15 दिनों के अंदर इस योजना को चलाएंगे और लोगों से अपील करते हैं कि वो इस नेकी की दीवार के माध्यम से हमें राशन किट के लिए सामग्री दें, पैसा दें और लोगों की ज़रूरत को पूरा करें। जब हम लोगों को देखने वो ज़रूरतमंद लोगों को देखने के लिए जाते हैं तो उसमें हम किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करते। वो गरीब तो गरीब होता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको उसको पहुंचाते हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी इस नेकी की दीवार को देखा, समझा और पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल का मैं यहाँ से पूरे सिकंदरी मस्जिद और शमशान रोड के लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और बहुत शुक्रिया कि इस तरह के जो है नेकी की दीवार, इस तरह के प्रोग्राम देश के अंदर अलग अलग गलियों के अंदर, मोहल्ले के अंदर शुरू हों। ऐसे युवाओं की सोच पर किसी भी देश के लोगों को गर्व होगा। मैं विक्रांत राजवंश, कैमरामैन हनीफ मंसूरी के साथ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? नौशाद अहमद नाम है मेरा। आप लोगों के मन में अंदर ये विचार कैसे आया कि आप नेकी की दीवार को शुरू करें? लोग जो है कपड़ों के लिए किसी से मांगते नहीं हैं और लोगों के घरों में बहुत कुछ होता है जो वेस्ट चला जाता है, वो कचरे की गाड़ी में या कहीं पर डालते हैं या वैसे ही जो कचरे में डाल देते हैं। तो एक विचार ये आया कि लोगों के पास जो कपड़े हैं घरों में, जो कभी पोछा बन जाते हैं या कोई चीज़ और बन जाते हैं, कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो ये कपड़े भी नहीं खरीद सकते, कुछ 2 महीने 4 महीने 1 साल पहनने के बाद वो कपड़ों को फेंक देते हैं। तो हमारे मन में ये विचार आया और यहाँ मोहल्ले के सिकंदरी मस्जिद के आसपास के नौजवानों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम एक दीवार बना देते हैं और इस पर कपड़े डालते हैं। तो यहाँ कपड़े आना शुरू हुए और लोग यहाँ से ले जाना शुरू कर दिए। मतलब बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है अपन को? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ बच्चों के कपड़े आते हैं तो एक दिन भी नहीं होता और लेकर चले जाते हैं ज़रूरतमंद लोग। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ जब दीवार बनाने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि इंसान जब कपड़े लेने के लिए आता है तो फुल एक विश्वास के साथ आता है और किसी तरह की उसके अंदर कोई झिझक नहीं होती। वो आता है, यहाँ एक ये मेन रोड है, वो लेकर चला जाता है। जब यहाँ कोई नहीं होता है तो वो लेकर जाता है। उसके अंदर ये भी मजा आता है मैं जैसे पहनूंगा तो लोग मुझे देखेंगे वहाँ पर। इस तरह से ये चीज़ जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं और पहन रहे हैं और वो कपड़ों की ज़रूरत है वो पूरी हो पा रही है। कई लोग ऐसे होते हैं ज़रूरतमंद, जो ज़रूरतमंद तो होते हैं मगर खुददार होते हैं, वो किसी से मांगना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ जब टंगा हुआ कपड़ा मिलता है और वो आराम से इसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने घरों को। सर आपका नाम क्या है? फिरोज खान। आप भी इसी समिति में शामिल हैं जो बेशक। है ना? कैसे क्या चल रहा है अभी इस समय? बहुत बढ़िया, हमारे मोहल्ले के लोगों ने इसकी शुरुआत की। तो अपन सिर्फ कपड़ा ही यहाँ पर मंगवा रहे हैं, कपड़ा ही ले रहे हैं या और भी कुछ चीज़ें? और भी शाल वगैरह, शाल, कम्बल, सब। खाने वाने का कोई संबंध खाने नहीं का है? भी नहीं। बाकी ज़रूरत की सारी चीज़ें। बेशक। क्या क्या चीज़ें? कपड़े हैं छोटे बच्चों के, बड़े को शाल वगैरह, स्वेटर वगैरह ठंड में। जूता चप्पल अगर बेकार जूते है तो वो चप्पल भी नहीं लाए अभी तक नहीं लाए, लेकिन अगर कोई लाना चाहे तो लाके रख सकता है, बेशक। है ना? आपका नाम क्या था? आरिफ अली। हाँ जी, आप भी इसी के साथ शामिल हैं? बिल्कुल सब इसी लोगों की सेवा में लगे सर, हुए हैं? इसी ग्रुप में हम अच्छा, भी। अच्छा। कितना समय हो गया आप लोगों को शुरू करे हुए? सर इसे करीबन ठंड से पहले हमने ये शुरुआत करी थी अच्छा अच्छा और अच्छा हमारा रिस्पॉन्स इसी पर था कि हम ठंड के में ज़्यादातर इसको यूज करें। अच्छा अच्छा। और हमने ठंड को देख के ये करा था ताकि कई ऐसे गरीब तबके हैं जो चौराहों पे, बाज़ारों में रहते हैं, जिन्होंने ठंड की बहुत आवश्यकता होती है कपड़ों की। हमने भी उसी के लिए चालू करा है अच्छा अच्छा अच्छा। और आगे भी हम चलाते ही रहेंगे इसको। बिल्कुल अच्छा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसको अपने को बंद नहीं करना रहेगा, हम ये बंद नहीं कर सकेंगे अब। जी भाई, आपका नाम? वसीम खान। जी बताएं, आप क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? ये बढ़िया चल रहा है, अच्छी प्रोसेस है और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी देश
बाहर है, अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेचारे गरीबों को कुछ ना कुछ इस चीज़ का लाभ मिल सके, क्योंकि अपन जो ख़राब कपड़े हैं जो किसी काम में आते ही नहीं है वो फोकट वेस्ट चले जाते हैं। तो इस चीज़ को अपना किसी का काम आए उससे अच्छा तो उसके इस चीज़ को करके आगे तक इसका प्रचार करें और इसको पहुँचाएँ। मतलब जो गरीब नहीं मांग सकता वो भी ले जाओ, अपने काम आ जाए इस चीज़ों को। अपना यही है बस कि अपन ये करवा सके। और सबसे अपील है कि पूरे देश में जितने भी भाइयों ने के जैसे भी मतलब जो नौजवान हैं वो अपने ये चालू करें, अपनी जगह पे चालू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने करा है तो आप यहीं पे कांटेक्ट करें कि ये करें। आप अपनी जगह पे अपने अपने इलाके में पूरी जगह कर सकते हैं आप ये चीज़ें, और ज़्यादा कोई खर्चा है नहीं इसमें। और साफ़ सुथरे ही कपड़े टंगते हैं और साफ़ सुथरे ही कपड़े मिलते हैं। बच्चों के लिए जूते चप्पल जो अपने पास वेस्ट हो जाते हैं, फालतू पड़े रहते हैं, तो वो कम से कम बेचारा दूसरों का काम तो आ जाए। बस यही उद्देश्य है। और सारे भाइयों और एक ही वर्ग से मतलब नहीं है, सारे वर्गों से है इस चीज़ का कि सारे वर्ग वाले करें भाई, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो सब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हम खड़े हैं राजगढ़ जिले के पचौर तहसील में। पचौर तहसील के अंदर कुछ युवाओं ने मिलकर एक अनोखी पहल की है। उन्होंने नेकी की दीवार बनाकर ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश की है। हम सबके बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़रूरत की चीज़ें बहुत अधिक होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये नेकी की दीवार शुरू की गई है। इसका माध्यम, इसका उद्देश्य मेन ये है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके। जिनके पास ज़्यादा है, जो बेकार पड़ा हुआ है, जो यूज़ नहीं हो रहा, ऐसी चीज़ें वो ला करके यहाँ नेकी की दीवार पर रख सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, वो यहाँ से उठा करके अपने घर ले जा सकता है। ऐसे ही कुछ लोग जिन्होंने नेकी की दीवार शुरू की हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग और कोई अपील करना चाहते हो, देश के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं देश के नौजवानों को? ये आपके चैनल पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग इस मोहल्लों के लोग ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो नेकी की दीवार जो हम कपड़े, राशन और बच्चों के खिलौने, जैकेट, मतलब सीजनेबल चीज़ें भी हम यहाँ से देते हैं। तो देश के किसी भी हिस्से में आप कपड़े लेके या राशन लेके ज़रूरत की चीज़ें जो भी होती हैं वो दे सकते हैं। जैसे हमने अभी लॉकडाउन में, अभी वापस से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, पिछले साल लॉकडाउन में हमने राशन किट बांटी थी। 1000 रुपये का राशन उसके अंदर रखा था ताकि गरीब का जो है चूल्हा जलता रहे। एक गरीब आदमी जो रोज़ लाता है, रोज़ खाता है, वो बंद हो जाता है, उसको हमने देने का काम शुरू किया। उसके अलावा अभी हमारा एक प्लान है कि ईद के मौके पे या किसी भी ऐसे त्यौहार के मौके पे जो गरीब लोग खरीद नहीं बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद पाते, जूते नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए भी हम जो है यहाँ से इस नेकी की दीवार के माध्यम से कलेक्शन करते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करते हैं और देने की कोशिश करते हैं। अभी जो रमज़ान शुरू हुआ है तो रमज़ान में हमने 1000 रुपये का 100 किट राशन किट बना के और लोगों को बांटने का काम का एक प्लान योजना बनाई है, और इस योजना को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये 15 दिनों के अंदर इस योजना को चलाएंगे और लोगों से अपील करते हैं कि वो इस नेकी की दीवार के माध्यम से हमें राशन किट के लिए सामग्री दें, पैसा दें और लोगों की ज़रूरत को पूरा करें। जब हम लोगों को देखने, वो ज़रूरतमंद लोगों को देखने के लिए जाते हैं तो उसमें हम किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करते। वो गरीब तो गरीब होता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको उसको पहुंचाते हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी इस नेकी की दीवार को देखा, समझा, और पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल का मैं यहाँ से पूरे सिकंदरी मस्जिद और शमशान रोड के लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत शुक्रिया कि इस तरह के जो है नेकी की दीवार, इस तरह के प्रोग्राम देश के अंदर अलग अलग गलियों के अंदर, मोहल्ले के अंदर शुरू हों। ऐसे युवाओं की सोच पर नगर जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं, जहां आप देख रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया है। और यहां पर जो है जिला अधिकारी कार्यालय में सिर्फ जो है जिला पंचायत के प्रत्याशियों का ही नामांकन हो रहा है। आइए जानते हैं जन अधिकार पार्टी के विभिन्न वार्डों से जो प्रत्याशी आए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। आइए इनसे पूछते हैं क्या है इनके मुद्दे, किन मुद्दों पर अभी चुनाव लड़ रही है अपना। जी बताइए, आप किस वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं?
टांडा मध्य प्रदेश। जी अपना पहले परिचय दीजिए आप। हमारा नाम है कंचन, जन अधिकार पार्टी से हम लड़ रहे हैं। जी आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रही हैं? अगर आपको जनता मौका देती है तो आप किन किन प्राथमिकताओं पर किन विकास कार्यों को करेंगे? बेरोजगारी को दूर करना है सबको। जी देख रहे हैं टांडा मध्य से जो है प्रत्याशी है जन अधिकार पार्टी की। आइए देखते हैं और भी प्रत्याशी यहाँ नामांकन के लिए खड़े हैं। जी आप किस वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं? जी आपका मुद्दा क्या है, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी आप दूसरी या तीसरी बार सुनने में आ रहा है चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले जो है आप चुनाव लड़ चुकी हैं, तो इस समय आपका मुद्दा क्या है कि अगर आपको जनता मौका देती है तो आप चुनकर अगर आती हैं तो क्या क्या आप प्राथमिकता का आधार पर किन विकास कार्यों को अपने क्षेत्र पंचायत वार्ड में जो है करवाएंगे? जी जैसा कि देखा जा रहा है आपके वार्ड में और भी प्रत्याशी मैदान में हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं, किस प्रकार के प्रत्याशी को चुनकर वो जो है जिला पंचायत में भेजें? जी आप कौन सी वार्ड से हैं, अपना परिचय दीजिए। आइए देखिए आलापुर विधानसभा अध्यक्ष रमेश मौर्य जो कि रामनगर उत्तरी से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्या है इनका मुद्दा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी सर बताएं। हमारा विकास का मुद्दा है। आज तक जो राजनीति लोग करते आए हैं, मैं सभी से अलग राजनीति करने के मूड में हूँ। मैं अभी 4 महीने पहले चुनाव लड़ने की अवस्था में आया हूँ और हमारा मुख्य मुद्दा है अब तक जो जनता राजनीतिक में सभी को अवसर दी हैं, अभी तक उन जनता को लाभ नहीं मिला, चाहे वह नाली को लेकर हो, खड़ंजे को लेकर हो। अधिकतर जो भी हमारे क्षेत्र में जन समस्याएँ हैं, मैं उनको लेकर राजनीति में आया हूँ और रामनगर उत्तरी वार्ड नंबर 5 से मैं प्रत्याशी बनकर आया हूँ जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा से। जी आपका अपने वार्ड के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार के प्रत्याशी को चुने और जो जिला पंचायत में भेजें? मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं, हर बार जो गलतियां होती आई हैं, आप लोगों ने एक नेता तो नहीं चुना, अब की बार उस नेता का चुनाव करें जो आपके लिए कार्य करे, आपके वोट से जो विजयी हो आपके लिए कार्य करे। हमेशा एक राजनेता ऐसा ही होना चाहिए जो जनता का हो और जनता के लिए वर्क करे। जी आप अपना परिचय दीजिए। जी आप किस वार्ड से लड़ रहे हैं और आपका मुद्दा क्या है? वार्ड नंबर 32 जी आप अपना मुद्दा बताइए, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग सोचते हैं, मेरी पार्टी चाह रही है समाज के अंतिम व्यक्ति को हिस्सेदारी मिले और सही व्यक्ति का जनता सिलेक्शन करे, क्योंकि ये इलेक्शन जो महापर्व है लोकतंत्र का, इसलिए सही व्यक्ति का अगर सिलेक्शन होगा तो सारे समाज को इसकी हिस्सेदारी वो व्यक्ति जरूर दिलाएगा जो जी। आइए हम आपको मिलवाते हैं आजमगढ़ के मंडल अध्यक्ष बबलू मौर्य जी से, जो कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आइए इनसे हम पूछते हैं इनकी पार्टी का मुद्दा क्या है और कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। जी सर बताइए आपके पार्टी का मुद्दा क्या है? पार्टी के जो मुद्दे हैं उसमें 148 है आबादी जनता के भागीदार हिस्सेदारी रखे हुए, और जो महंगाई का मुद्दा है या जो स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्याएं हैं, इन्हीं सारी बातों को लेकर विशेषली जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लेने के लिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है जो भेदभावपूर्ण है, और महंगाई देने वाली प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने वाली उनको वापस करने के लिए, तो ये सब एक बड़े स्तर के मुद्दे हैं। लेकिन आज हमारे 6 प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं जलालपुर से, कल भी कुछ प्रत्याशी हमारे नामांकन करेंगे, 7 प्रत्याशी कल भी, और हमारे कुछ प्रत्याशी नामांकन कराएंगे। और हम लोग उसी मुद्दे को लेकर के हमारे लोग चल रहे हैं और एक अलग राजनीति के लिए निकले हुए हैं जो निचले तबके तक हिस्सेदारी की बात नहीं पहुंची है उसको पहुंचाने की लड़ाई। जैसा कि देखा जाता है जो भी प्रत्याशी चुनाव में जीत कर आते हैं उनका और प्रत्याशियों उनका और अधिकारियों का गठजोड़ हो जाता है, भ्रष्टाचार जो है चरम पे हो जाती है। ये भ्रष्टाचार पे किस प्रकार आप कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए आप। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से वो लोग आए जो वास्तव में भ्रष्टाचार से, अव्यवस्था से और विषमताओं से पीड़ित है। तो जो खुद पीड़ित है वो अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर गठजोड़ नहीं कर पाएगा
और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि पुराने जो तरीके रहे हैं उससे परे हट करके ऐसा हो ताकि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सके, नकेल कसी जा सके। और यकीनन जनप्रतिनिधि अगर अच्छा होगा, अच्छे स्वभाव अच्छे चरित्र का होगा तो निश्चित तौर पर जो है उस पर रोक लगेगी। और हमारे प्रत्याशी जो हमारी पार्टी से घोषित किए जा रहे हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा से, वो जो है निष्पक्ष छवि के हैं, स्वच्छ चरित्र के हैं और किसी पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है। और जब राजनीति में अपराधी लोग एंट्री ले लेते हैं तभी अपराधी और अधिकारियों का गठजोड़ होता है जो फिर से समाज को छलने का काम करता है। अम्बेडकर नगर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार के प्रत्याशी को जो जिता के वो जो है जिला पंचायत में भेजें? सबसे पहले मैं क्षेत्र की जनता से और अम्बेडकर नगर की धरती से या जो भी उत्तर प्रदेश की जनता है उनसे निवेदन यही करना चाहूँगा, एक तो व्यक्ति का चरित्र देखें, उसका व्यवहार देखें, क्षेत्र में ये भी देखें कि क्या वो वास्तव में लोगों के लिए उपलब्ध हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि उसकी पार्टी या उसके जहाँ से वो लड़ रहा है उसकी अपनी विचारधारा क्या है, क्या वो शोषित वंचित वर्गों के लिए है, क्या वो उस आम जनता के लिए है जिसको वास्तव में अभी तक हक हिस्सेदारी नहीं मिली या विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर रहा। अगर उन सबको लेकर वो चलने वाला है तो उसको वोट करें और निश्चित तौर पे पूरी मजबूती से जिताएं ताकि उसकी आवाज़ वो उन सदनों में लेके जाके रख सके जहाँ से विकास की नीतियाँ बनती हैं, बनाई जाती हैं। जैसा कि देखा जा रहा है आपके प्रत्याशी लगभग महीनों से जो है गाँव में कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जाके मतदाताओं से जो है वोट के लिए अपने जो है वोट मांग रहे हैं। तो इसमें आपके पार्टी का माहौल क्या है, पब्लिक में क्या असर है, आपके पार्टी का माहौल है कुछ? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़मीनी स्तर पर हालात हमारे पक्ष में हैं क्योंकि जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के सैनिक प्रत्याशी हैं और ये जो ही प्रत्याशी ज़्यादातर जो शोषित वंचित हो, जिनकी आबादी ज़्यादा है लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिली, प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, तो वो सबको अपनापन महसूस हो रहा कि नहीं यार अब हमारे लोग आए हैं, हमें अपने लोगों को थोड़ा मौका देना है। बहुत सारे लोगों को मौके दिए जा चुके हैं तो एक नई धारा निकले और हमारी बात वो उठाने वाला हो जो हमारे बीच का हो, जिसके दर्द का एहसास उसे खुद हो। तो हमारे प्रत्याशी उसी अंदाज में है और इसका आप बहुत अच्छा परिणाम देखेंगे और कई सीटें जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा अम्बेडकर नगर में जीत के आएगी और यही हाल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में होने वाला है। जन अधिकार पार्टी जिलाधिकारी आवास के सामने खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन कपिल देव विश्वकर्मा के साथ मैं रामकुशल मौर्य, अम्बेडकर। कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। उद्योगों के पहिए घूमे, उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है, अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है, अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। अब यूपी की बात ही अलग है। मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभा, दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते, सबको स्वास्थ्य सबको शिक्षा, सभी नागरिक हों खुशहाल, अथक प्रयासों का प्रतिफल है सुधर रहा यूपी का हाल। हम कृष्ण की इस वक्त हम मौजूद है चौपड़ चौराहे पर, जहां पर लखेरा मार्केट में एक दुकान के अंदर आगजनी का मामला सामने आया है। यहां पर अज्ञात कारणों से आग लगना बताया जा रहा है। नुकसान
कितना हुआ है इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी आग बुझाने के भरपूर प्रयास जारी हैं। सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी से सलीम खान की रिपोर्ट। सर, ये जो आगजनी की घटना सामने आई है, इसके बारे में जानकारी दें। किन कारणों से आग लगी है और एवरेज कितना नुकसान हो सकता है? देखो, आग लगने का कारण तो ये रहा, हमारे पास में ही मकान है, तो मकान से धुआं उठता देखा, आनन फानन में आए तो आग लगी। पानी आने की व्यवस्था करके रही। अब कारणों का तो पता प्रशासन लगा पाएगा, हमें पता होता कारणों का। तो ऐसा कभी संभव है किसी आग लगी और वो कारणों का खुद ही बता दे क्या कारण रहे? स्पष्ट कोई जानकारी नहीं, स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है, पर ऐसा लगता है संभवतः ये शॉर्ट सर्किट नहीं है जी, क्योंकि मेन बाजार के अंदर आग धुआं लगता है। जिस अंदाज में विकराल आग लगी हुई है, ये आग तो शॉर्ट सर्किट से तो धीरे धीरे लगती है जी। पर इस तरह कोई, ये तो प्रशासन जांच में पता लगेगा, पर ऐसा लगता है कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगी है जी। इस तरह की शंका है, वो तो जांच में पता लग जाएगा। अच्छा सर, दुकान मालिक का नाम? ये फर्म है बजरंग लाल संपत कुमार सोनी नाम से है जी। हमारे बड़ी दुकान है, चाचा की दुकान है, इस पे लगी है। ठीक है सर, आपका लगभग एवरेज में कितना नुकसान होगा आइडिया से? लगभग देखिए, जब अपन अंदर नहीं जा पा रहे हैं, इस वक्त दुकान के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, तो बाहर से आकलन करना गलत है। कितना नुकसान हुआ होगा अपन अंदर जाने के बाद वस्तुस्थिति का, अब जिस आदमी की घटना होती है वो पूरा अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। अब अचानक अपन पूछे क्या नुकसान क्या नहीं हुआ, तो ये सब कहना बहुत जल्दबाजी है। सर, आपका नाम? गिरधारी सोनी नाम है। क्या संबंध है आपका इनके साथ? मेरे हमारे चाचा जी की दुकान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है चौपड़ चौराहे पर, जहां पर लखेरा मार्केट में एक दुकान के अंदर आगजनी का मामला सामने आया है। यहां पर अज्ञात कारणों से आग लगना बताया जा रहा है। नुकसान कितना हुआ है इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी आग बुझाने के भरपूर प्रयास जारी हैं। सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी से सलीम खान की रिपोर्ट। लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के परंदा विकास खंड के ग्राम सभा भगवत नगर पसिया में। हम आपको बता दें कि भगवत नगर पसिया को जिले में विकास के नाम पे प्रथम स्थान मिला है। यहाँ पर मौजूद है प्रधान प्रतिनिधि बबलू गुप्ता जी। इनसे हम जानेंगे किस तरह का गाँव में विकास किए हैं और आने वाले पंचायत चुनाव में किस प्रकार का प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं और कितना गाँव में क्या क्या विकास है। नमस्कार, पब्लिक लाइव में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ये बताइए, आपको जिले में विकास के नाम पर प्रथम स्थान मिला, कैसा लगा? बहुत खुशी हो रहा है और मैं अपने ग्राम सभा की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ग्राम प्रधान बनाया। इसके फलस्वरूप मैंने मेहनत किया और ग्राम सभा में विकास कार्य को अच्छे ढंग से कराया और मनरेगा के अंतर्गत भी अच्छे कार्य करवाए और मोदी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई उसको मैंने अच्छी तरह से ग्राम सभा में कराया और मतलब धरातल पे बढ़िया से कराया, जिसका परिणाम है कि आज हमारे जिले में पहले स्थान पे हमारा ग्राम सभा है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। क्या क्या काम हुआ, इस तरह का क्या काम हुआ कि आपको पूरे जिले में पहला स्थान मिला? बाकी इतनी ग्राम सभाएं हैं, किसी के हाथ भी करती है। अब हमारे यहाँ मैं ये जानता हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई गई, मैंने हर योजना को ग्राम सभा में लागू किया और अच्छे ढंग से कराया। उसी का परिणाम है कि मेरा गांव पूरे जिले में नंबर 1 पे है।
कितना शौचालय बनवाया? हमने लगभग 550 शौचालय बनवाया है और हर इच्छुक मजदूर का जॉब कार्ड बनवा दिया है, हर गरीब आदमी का राशन कार्ड बनवा दिया है, हर गरीब आदमी का जिसके पास झोपड़ी है उसका पक्का मकान बनवा दिया है और जितना भी सरकार के द्वारा बजट दिया गया है उसमें इंटरलॉकिंग, जल निकासी का व्यवस्था और कुआं का जो चबूतरा और विद्यालय का कायाकल्प योजना के अंतर्गत मरम्मत और सामुदायिक शौचालय का निर्माण, ये सब कार्य मैंने अच्छी तरह से कराया है। इसलिए जो जिले लखनऊ की टीम जब आई तो जाँच करने उन्होंने देखा तो सराहना भी किया और इसकी रिपोर्ट लगाया। इस नाते से जो है मेरा ग्राम सभा नंबर 1 एक बार पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर आपके यहाँ पर चेंज हो गया है, इस बार आप किस तरह का प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? हमारे यहाँ हो गया है और मैं इस बार नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे समर्थन एक 80,000 का लड़का है जो लड़ा है, मैं उसको समर्थन किया हूँ, उसका समर्थन इसलिए किया हूँ ताकि ग्राम सभा का जो विकास हो रहा है वो रुके नहीं और मैं समर्थन देकर उसको जिताऊँगा। जिता के मैं ग्राम सभा में जो है विकास कार्य अच्छी ढंग से करवाऊँगा। जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा। विकास से तो आपको इनाम मिल रहा है, इनाम मिल रहा है जी, विकास किए तभी तो आगे क्या वो रहेगा, क्या क्या नहीं है जी। 12 लाख रुपये इनाम में मिला है जो सरकारी खाते में अभी पैसा उपलब्ध है और वो पैसा जब चुनाव हो जाएगा, अगर जो मेरा प्रत्याशी जीत रहा है समर्थन जिसको कर रहा हूँ तो उस पैसे से मैं पहले विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था करूँगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे इंटरलॉकिंग और खड़ंजे का और जल निकासी का काम कराऊंगा सबसे पहले। और उसे 12 लाख रुपया मिला वो काम करने के लिए गांव में मिला है, उसे मैं बढ़िया जगह पर लगाऊंगा ताकि इस पैसे का सदुपयोग हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राघवत नगर प्रक्रिया के प्रधान सचिव जिन्होंने 5 साल में काफ़ी विकास किया है, उसी को लेकर इनको जो 12 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। तो जिले में नंबर 1 पर इनका आया विकास में, पूरे जिले में टॉप पर है, इसलिए इनको ये इनाम दिया गया है। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं, ग्रामीण है यहाँ के, इनके गांव में जानते हैं कितना विकास हुआ है। आप लोग इस चुनाव में किस प्रकार के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, क्या उद्देश्य? आपका गांव जिले में नंबर 1 पर आया है विकास के मामले में, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। हमारे यहाँ के जो प्रधान जी हैं जो भी काम इन्होंने करवाए उससे हम लोग बहुत खुश हैं। जैसे हमारे यहाँ नाली हुआ, खंजा हुआ, इंटरलॉकिंग हुआ, शौचालय हुआ और इसमें घरों में मतलब लैट्रिन बन गई है, इसलिए हम लोग इनसे खुश हैं और चाहते हैं कि मतलब वहाँ एक बार प्रधान। सरकार की जो योजनाएं हैं क्या आप समझ सकते? हाँ, योजना हमारे यहाँ का राशन हो रहा है और राशन मतलब और भी चीज़ें जो है सरकार की तरफ से आ रहा है, हमारी जनता में पहुँच रहा है, इसीलिए हमारे प्रधान जी इस बार हम लोग प्रधान जो जिसको लड़ाए हैं उसी का हम लोग समर्थन किए हैं ताकि वो प्रधान हो करके हमारे ग्राम सभा का विकास जैसे चल रहा है उसी तरह चलता रहे। आगे भी हम लोग यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपको? कहाँ बहुत काम हुआ। ये बताइए, आपको गांव को इनाम भी मिला है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है, इस तरह से विकास होगा और बढ़िया से। आरक्षण में तो सीट चेंज हो गया है। हाँ, आरक्षण में सीट चेंज हो गया है, तब भी वो किसी को खड़ा करके लड़ा रहे हैं, उसी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार सर। सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी साहब, क्या सर आपके गांव में कितना विकास हुआ है? लगभग चुनाव भी आपको मिला है, विकास को लेकर कैसा लग रहा है? बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी, हमारे प्रधान जी द्वारा बहुत सहयोग किया गया और गाँव जनता द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया। ये विकास जो हुआ है उन्हीं के सहयोग से हुआ है। इसके हकदार वास्तव में तो यहाँ के प्रभु जनता है, बहुत
कोई नया कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि जो सरकार द्वारा योजनाएं गांव में पहुंचाई जाती हैं उसको पूर्ण तरह से गांव में लागू उतारा गया है। और प्रधान जी ने खुद वहाँ पे उपस्थित होकर या हम भी या जनता द्वारा भी सब मिल के जब कार्य योजना बन रही थी तो सब लोगों ने अच्छे ढंग से कार्य योजना बनवाई और जो भी जहाँ भी काम था प्रधान जी द्वारा और हमारे सहयोग के साथ इसको पूर्ण रूप से वहाँ हर के काम की तरह पूर्ण जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर काम किया गया। और मुख्यमंत्री वार्ड की टीम आई, वो जांच की, कई गाँवों में देखा, यहाँ उन्होंने देखा कि चाहे प्राथमिक विद्यालय या जूनियर विद्यालय का काम हो, चाहे तो सामुदायिक शौचालय हो, उन्होंने देखा कि सब सुव्यवस्थित हो अगले सेक्रेटरी साहब ये साहब इसको अपनी चले जाएगी आपके गाँव में नाम है भैया हमारे प्रधान जी हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे लोग, इन्होंने बताया कि हमारे गांव में बहुत सारे काम हुआ है। इस बार भी हम लोग ऐसा ही प्रत्याशी चुन रहे हैं ताकि और हमारे गांव का काम हो। कैमरा पर्सन अलाउद्दीन के साथ उमेश गुप्ता महाराज। चलो हमला करें। वो देखो दो लड़के, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है। चलो इसका शिकार करते हैं। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज मैं सरायपुर पंचायत के प्रांगण में हूँ, जहाँ पे दास समुदाय के लोग का घर है और उनका घर योजना के तहत आज तक बना नहीं। यहाँ के मुखिया हैं लाल बहादुर राय संपतिया और उनकी पत्नी संपतिया देवी। चूँकि लाल बहादुर राय के नाम से ही ज़्यादा प्रचलन है, उनकी पत्नी है, सुरक्षित क्षेत्र में महिला है। तो यहाँ पे हम दास समुदाय के लोग अनुसूचित जाति के परिवार के पास खड़ा हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इनका घर आप देख सकते हैं, कैमरामैन साहब आप देख सकते हैं, इनका कच्चा मकान आज से नहीं, हमको लगता है कि सभी लोग बूढ़े हो गए हैं लेकिन आज तक इनका पक्का मकान नहीं बन पाया, क्योंकि उनके इतना आमदनी नहीं है कि ये पक्का मकान बना सके। सरकार की योजना से इनको लाभ आज तक नहीं मिला। ये इंदिरा आवास के तहत कितनी बार आवेदन दिए लेकिन इनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये अनुसूचित जाति जनजाति के तहत आते हैं।
इसीलिए इनका नाम जो है उससे पंजीकृत से हटा दिया जाता है। आज हमारे बीच सरपंच महोदय भी हैं, उनसे मैं अवगत कराऊंगा कि क्यों इनका नाम अक्सर हट जा रहा है। चूँकि ये सरपंच हैं, चूँकि यहाँ के प्रतिनिधि भी हैं और भली भांति ये अवगत हैं। बताएंगे, आप अपना नाम बताइए। अमोद राय सरायपुर पंचायत के यहाँ सरपंच हैं। पत्नी है उर्मिला देवी। अच्छा, यहाँ जो ये इनका दास समुदाय का जो मैंने घर है, इनका आज तक ऐसे ही रह गया, क्यों? मतलब क्या वजह है? वजह यह है कि से मान के चलिए कि सब 10 परिवार है, किसी एक के मिलता है तो एक के 10 परिवार में थोड़े सक्सेस हो सकता है। अब जैसे कि इनका 4 लड़का है तो एगो गार्जियन के मिला, 4 गो लड़का को तो नहीं मिला। तो मतलब 4 अलग अलग है तो अलग अलग तो मिलना ही चाहिए, नियमता ना? जी नियमता तो मिलना चाहिए। तो क्यों, मतलब ऐसा काहे हो रहा है? ऐसे लोग बोल रहा है कि कभी 5 साल में अथी जन प्रणाली वितरण में जैसे कि अथी होता है बीपीएल, तो बीपीएल में लोग कहता है कि एक गार्जियन के नाम है तो उसी को बीपीएल से इंदिरा आवास मिलेगा। नहीं तो नया सिरा से तो चेंजिंग हुआ है ना? नया सिरे से हुआ है तो जीविका वाला जो लॉकडाउन में हुआ है तो उसमें पूरा पंचायत में मुश्किल से 156 राशन कार्ड तैयारी हुआ। अभी जो बिना सूची के या सूची के जो राशन कार्ड के हवा हुआ उसमें जमा हुआ है, तब कितना तैयारी होता है, कितना सरकार नहीं तैयारी करते हैं, इसको कोई गारंटी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं 7 निश्चय योजना, ये 7 निश्चय योजना इनके मतलब इस गांव में है क्या? कितना नंबर वार्ड है? 3 नंबर वार्ड। तो इसमें सारा योजना लागू हो गया है? हाँ, इसमें सारा है। शौचालय का तो हमको नहीं लग रहा है कि शौचालय में जैसे कि उसमें हुआ कि जो बीपीएल के हिसाब से बोला यहाँ के विकास मुखिया वार्ड की जो पैखाना बना लेगा उसी का पैसा वितरण करना। मैंने पहले से अपना पैसा लगाएगा? हाँ, अपना से बना लो, उसके बाद पैसा मिलेगा। जिनके पास 5,000 2,000 रुपया नहीं है, वो पैखाना में 15,000 रुपया लगा के और वो पैखाना बनाएंगे, तब राज्य सरकार का योजना जो है वार्ड मेंबर बोलते हैं कि यहाँ लागू होगा। और वो जो है सो पहले 2,000 रुपया देना पड़ेगा, तब उनको 15,000 रुपया सेंक्शन होगा। उसमें भी पहले वो अपना शौचालय बनवा लेंगे, उसके बाद। और लोग हैं जो यहाँ के जो परिवार के हैं, उनसे बात करूँगा। आपका नाम? कांतलाल दास। आप जो हैं सो आपका परिवार में आपके नाम से इंदिरा आवास हुआ था? हाँ, हमारा इंदिरा आवास हुआ। और उसके बाद वाला का किसी का नहीं? हुआ था, वो रुक गया, पैसा आज तक नहीं मिला ना? नहीं। क्या है, मुखिया से मिले? मुखिया से मिले? हाँ। वार्ड मेंबर से? सब आदमी से मिले। तो क्या वार्ड मेंबर क्या बोला? नहीं होगा सर, अंतिम है, सब बात खत्म हो गया, पुराना बात खत्म। मतलब उस पैसा तो रहबे करता है ना फंड में? रिटर्न चल गया लौट के, सरकार का जमा हो गया। सरकार की योजना जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक योजना लौटने का बात नहीं होता है। इनको बोला गया कि आपका पैसा लौट गया, मिलने का कोई ठिकाना नहीं, पहले पैसा इनका लौट गया। और लोग हैं हमारे बीच, उनसे मैं बात करूँगा। आप अपना नाम बताइए। मदन दास। आप क्या करते हैं यहाँ पे? सवारी काम करते हैं नया पर। अच्छा, आपका घर मिला? घर तो नहीं मिला है। शौचालय? कुछ नहीं मिला। इसके बदला में आप किसी से बात किए, मुखिया से? यहाँ के वार्ड मुखिया सरपंच सब अपना अपना घर आता है। तो वोट तो देते हैं ना उनको? वोट तो देते हैं, इसके तो इसी में जाने नहीं, तो ये तो सरपंच है ना, इनका तो अलग, इनका तो देखिए हमको कोई फंड नहीं, वो तो देखिए चूंकि क्या है कि वो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका है, समझ रहे हैं ना? उनका काम अलग है। आप झगड़ा लड़ाई करिएगा, केस पदारी करिएगा, उसके लिए। लेकिन फंडिंग का जो विकास का काम है वो मुखिया और माने वार्ड मेंबर का है। तो आप बताइए कि मुखिया वार्ड है तो अपन मुँह चीन के सब अपन देता है। अच्छा, मुँह चीन के देखते हैं। ये अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं। इनको समय पर ये सारा योजना से लाभ नहीं मिला, आज तक इनको लाभ से वंचित। नागपतपुर विकास खंड के परिसर में मौजूद हैं। यहाँ आप देख रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियाँ पूरी तरह से एकदम शुरू हो चुकी है, नामांकन प्रक्रिया। आप देख रहे हैं प्रत्याशियों में यहाँ जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है प्रत्याशियों को कोरोना की जागरूकता के तहत जो है जागरूक किया गया। उसी के आधार पर जो है यहाँ पे लाइन में गोला बनाया गया, उसी के आधार पर प्रत्याशी नामांकन अपना कर रहे हैं। आइए जानते हैं खंड विकास अधिकारी से क्या है इनकी व्यवस्था, कितने काउंटर किस काउंटर पे प्रधानों का जो है नामांकन हो रहा है और कितने काउंटर लगे हैं जिस पे जो क्षेत्र पंचायत प्रत्याशियों का जो है नामांकन हो रहा है। चलिए इनसे मुलाकात करवाते हैं। खंड विकास अधिकारी जी सर, बताइए यहाँ पर किस प्रकार जो है कितने काउंटर लगे हुए प्रधान पद के प्रत्याशियों के लिए और कितने क्षेत्र पंचायत प्रत्याशियों के लिए?
आज सुबह 8 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है और हमने 17 काउंटर बनाए हैं ग्राम प्रधान और सदस्य के लिए और 15 काउंटर बनाए हैं बीडीसी के नामांकन के लिए। और सुबह से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए हम एंट्री जहां पे दे रहे हैं वहीं पे सैनिटाइज करा रहे हैं हाथ को, साथ ही वहां जांच भी हो रही है, पुलिस का सहयोग मिल रहा है और उसके बाद समय समय पर जागरूक किया जा रहा है कि दूरी बना के रखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं लोग दूर दूर खड़े भी हुए हैं। कोविड का हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है, उसके साथ साथ नामांकन की प्रक्रिया एकदम शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। आरओ एआरओ सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम इसे निपटा ले जाएंगे। इस समय नामांकन प्रक्रिया कितने बजे तक चलेगी? ये 5 बजे तक चलेगी। जी, कल की क्या प्रोसेस है सर? कल शायद लॉकडाउन का लोगों में भय है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है नामांकन पत्र नहीं दाखिल किया जा सकता है। इसमें कल की क्या प्रक्रिया है आपकी, क्या व्यवस्था है? कल के लिए यही है कि नामांकन का कहा गया है कि नामांकन के लिए छूट रहेगी। जो लॉकडाउन है, जो नामांकन करने आ रहे हैं प्रत्याशी हैं और उनके प्रस्तावक हैं, उनको आने दिया जाएगा। तो इसी तरह की व्यवस्था हम रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। देख रहे हैं खंड विकास अकबरपुर से हमने आपको रूबरू करवाया। यहाँ देख रहे हैं आप पंचायत चुनाव की जो है नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। पब्लिक लाइव न्यूज़ के लिए अम्बेडकर नगर से रामकुशल मौर्य। देख रहे हैं अकबरपुर विकास खंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो गई है। यहाँ 136 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों का चुनाव नामांकन प्रक्रिया होना है। 152 क्षेत्र पंचायत और 1674 ग्राम पंचायत सदस्यों का जो है नामांकन प्रक्रिया आज और कल में पूरी कराई जाएगी। आइए जानते हैं यहाँ जो प्रत्याशी आए नामांकन के लिए, उनसे कुछ पूछते हैं क्या है उनकी जो है किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, आप बताइए आप किस ग्राम पंचायत से हैं? मैं ग्राम पंचायत कुर्की महमूदपुर से जी, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अपने ग्राम पंचायत पे किस प्रकार का आप विकास कराना चाहते हैं? ग्राम पंचायत में मैं सबसे पहले जो नाली खड़ंजा और ये सब बचे हुए कार्य हैं उनको सब सीसी रोड बनवाऊंगा, पक्की नालियां बनवाऊंगा, अंडरग्राउंड नालियां बनवाऊंगा और अपने गांव को हाईटेक बनाना चाहता हूं। और शिक्षा सबसे ज़्यादा मेरा विकास जोर जो है शिक्षा के ऊपर रहेगा और मैं सोचता हूं कि हमारे गांव सारे लोग शिक्षित हों, कोई अशिक्षित मेरे ग्राम सभा में ना रहे। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। जी सर, इसके पहले भी आप ग्राम प्रधान थे, इसके पहले आपने क्या क्या अपने ग्राम पंचायत में किन किन चीज़ों को जो प्राथमिकता के आधार पर जो है काम करवाया अपने ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में सबसे पहले मैंने प्राथमिक विद्यालय को हाईटेक किया, उसमें टाइल्स लगवाया, फर्श बनवाया, शौचालय बनवाया, टंकी लगवाया, समरसेबल लगवाया और सारे बच्चों की सुविधा के लिए उसमें जो है बेंच वगैरह की व्यवस्था कराया। हालांकि शौचालय में विकलांग बच्चों के लिए कम्बोर्ड लैट्रिन की व्यवस्था करवाया और पूरे उसकी रंगाई पुताई वाल पुट्टी कराया। इंग्लिश मीडियम विद्यालय है मेरा, उसको हमने बहुत अच्छी तरह से सजाया। जैसा कि देखा जा रहा है आपके ग्राम पंचायत में और भी प्रत्याशी मैदान में है, आपको किस आधार पर जो है जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रत्याशी को चुना जाए जो गांव का विकास करे? जो सबसे शिक्षित हो, अच्छा व्यक्ति हो और गांव के विकास में जो पढ़ा लिखा सबसे समझदार व्यक्ति हो। जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वोट बहुत ही बहुमूल्य होता है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनें जो गांव के संपूर्ण विकास के लिए, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे जिला हो, चाहे ब्लॉक हो, जहां भी हो, विकास के सारे कार्य ले आवे और गांव की उन्नति में अक्सर रहे। जी, ये देख रहे हैं आप कुर्की महमूदपुर के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। हमने इनकी बातों को आपके सामने रखा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अम्बेडकर नगर से रामकुशल मौर्य। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विकास खंड परिसर में है, जहाँ आप देख रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ आप देख रहे हैं भारी पुलिस व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं क्षेत्राधिकारी अकबरपुर महोदय से क्या है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। जी सर, आप बताइए क्या है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की? सर, यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक आ रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनका नामांकन हो, उसके लिए पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। ब्लॉक के द्वारा वहाँ पर सर्किल बनाए गए हैं, उन्हीं सर्किल में वहाँ पर खड़े हुए हैं।
जी सर, यहाँ प्रत्याशी के साथ कितने जो है लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं अंदर? 2 प्रस्तावक का है, उनके साथ 2 प्रस्तावक। जी, बाकी देख रहे हैं आप सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद है, भारी पुलिस व्यवस्था यहाँ मौजूद है। कैमरामैन कपिल विश्वकर्मा के साथ मैं रामकुशल मौर्य, अम्बेडकर नगर। में हम अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विकासखंड के परिसर में मौजूद हैं। यहाँ आप देख रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियाँ पूरी तरह से एकदम शुरू हो चुकी है, नामांकन प्रक्रिया। आप देख रहे हैं प्रत्याशियों में यहाँ जो स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल पे। मैं आपके साथ शुभम दीक्षित। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसी मुहिम को लेके आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए इटावा के मुख्य शास्त्री चौराहे पे मौजूद है, जहां पे मजदूरों का उमड़ी भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कितने लोग यहां पे हैं, पेट भरने के लिए यहां पे मौजूद रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय राठौर। ये बताइए, आप इतनी भीड़ में आपको मालूम नहीं है कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है? यार मालूम है। तो फिर क्यों इतनी भीड़ लगाए हुए हो? पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए? यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? सीलू सिंह। सीलू सिंह।